बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। एक तरफ कौम की नज़रें लगी हुई हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पे, और दूसरी तरफ आज जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें जो तकारीर हुई हैं उसने सूरत हाल की जो संगीनी है उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक केस की समाअत हुई तो वहाँ पर मामलात जो हैं वो बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ हमें तय होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन मामला जब कौमी असम्बली में पहुंचा तो वहाँ पर फिर ये बहस शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो क्यों तलब किया है, तो फिर हम भी सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करेंगे। अगर वो तलब करते हैं तो फिर हम भी करेंगे। और नूर आलम खान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुने क्या कह रहे थे। मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैंने वो कर दिया, आई हैव कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। जी ये मैंने आज ही साइन किया। इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो, देखा जाएगा सर। नूर आलम खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया है पार्लियामेंट में, और अगर वो नहीं आएंगे तो उनके अरेस्ट वारंट जारी किए जाएंगे। एक और बड़े ही ठंडे ठार किस्म के हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े मुतहम्मल मिजाज, असलम भूतानी साहब, उनका ताल्लुक ग्वादर से है और वो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन हुकूमती बेंचों पर बैठते हैं। आज वो भी गुस्से में नज़र आ रहे थे, सुने वो क्या कह रहे थे। कौमी असम्बली की कार्रवाई अदालत ने बुला ली, सिर्फ वो कौन होते हैं हमें बुलाने वाले। और सर मैं आपको ये तजवीज़ दे रहा हूँ, आप बिल्कुल कोरा कोरा चिट्टा चिट्टा जवाब दे दें कि जी नहीं देते हैं, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट कह रही है जो करना है कर लो। तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के अरकान की एक बड़ी अक्सरियत शौक़े शहादत से सरशार हो चुकी है। और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट है और इस मुस्कुराहट में भी मेरे लिए एक पैगाम है कि ऐसी की तैसी हैं। नहीं, ये पैगाम ही सब ये है। अब मैं जरा तारुफ करवा लूं, फिर मैं बताता हूँ पैगाम। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल। आज सुप्रीम कोर्ट में इनका बड़ा अच्छा मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस साहब के साथ भी। तो जी खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये ऐसा लग रहा है कि असलम भूतानी साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, नूर आलम खान साहब, और भी बहुत सी तकरीर हुई, सब शहीद होने के चक्कर में। नहीं, पैगाम ये है कि अगर हम सब आइन को बालादस्त मानते हैं तो फिर आइन के तहत अदालत की जो इख्तियार हैं वो भी लामहदूद नहीं हो सकते, और अदालत ने भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जो है किसी ज़ाब्ते में रह के करना है। तो अगर अदालत जो है वो उसको, हम कहते हैं आज़ाद अदलिया, लेकिन वो मादर पिदर आज़ाद अदलिया तो नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई ना कोई कदगन है, और वो जो कदगन है वो पार्लियामान की कानून बनाने की खुद मुख्तारी है, उनकी सॉवरेंटी है। तो लिहाजा अगर अदालत जो है वो इस किस्म के अहकाम जारी करेंगे जो मुकन्ना की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर इम्पिंच करेंगे, तजावज़ करेंगे, अगर अदालत जो है वो कवानीन बनने से पहले ही उनका अमल दरामद रोक देगी, इससे पहले कि वो उसको टेस्ट करे कि वो क्या किसी बुनियादी हकूक को वायलेट तो नहीं कर रहे, तो फिर ज़ाहिर सवाल उठेंगे। और इस तरह की जो आज हमने तकारीर देखी, नहीं, रजिस्ट्रार को के अरेस्ट वारंट जारी करने की धमकी बहुत सीरियस नहीं है। जी बहुत सीरियस है, लेकिन क्या इससे बेहतर ना होता कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें खुद कहा गया कि ईमान वालों वो क्यों नहीं करते जो कहते हो। तो अगर जो बाकी इंतज़ामिया से ये मुतालबा कोर्ट का होता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इवन सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो ज़ाब्ते में होना चाहिए, तो कोर्ट की ट्रांसपेरेंसी का भी ये तकाजा है कि आज नहीं, बहुत साल पहले, उस वक्त मैं भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में था जब पहली दफ़ा मामला उठा था 2011-12 में,
उस वक्त से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आने चाहिए थे। इसमें क्या एतराज और अर्ज है? लेकिन जब आप इतना डिले करेंगे और आप मुस्तकिल, जब आप दूसरी आइन के दूसरे जो इदारे हैं उनको आप जवाबदेह बना रहे हैं अपने सामने, तो फिर आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। ठीक है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आज फवाद चौधरी साहब जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उन्होंने भी एक बात कही है, सुने वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर है। अक्सर ये है जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। हुकूमत के जो पे रोल के ऊपर वकला है उनकी कोई आवाज़ की कोई हैसियत नहीं है। मैं इन जज साहबान को बताना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ वकला जो हुकूमती ग्रुप है उसको इस्तेमाल करके जो आपके ऊपर बातें की जा रही हैं उसको मुस्तरद किया है बार एसोसिएशंस ने। एक तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 8 जज जो हैं वो हुकूमत के निशाने पे हैं, यानी कि 8 जज जो हैं वो हुकूमत उनको विलन समझती है और तहरीक इंसाफ उनको हीरो समझती है, और साथ ही साथ फिर कुछ वकला जो हैं बार काउंसिल के जो ऑफिस बेरर्स हैं उन पर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो भी अपनी सियासी मुफादात की वजह से 8 जजों को विलन समझती है, और तहरीक इंसाफ भी अपने सियासी अगराज़ व मकासद की वजह से वकला के एक ग्रुप को कह रही है कि ये ज़र ख़रीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सर। देखिए, मैं सियासी बात तो खुरम भाई बैठे हैं वो करेंगे, वो आप उन्होंने की भी है। मैं तो एक लीगल बात करता हूँ। कोर्ट का काम होता है आइन की तशरीह करना। मैं बिल्कुल विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट इनसे डिसएग्री करूँगा। खुरम साहब बड़े मोहतरम है मेरे। देखिए ना, आप कोर्ट का इख्तियार है। कोर्ट का इख्तियार ये है कि जो आप मुकन्ना जो भी कानून बनाएं उसकी तशरीह, और कानून क्या होता है वो आइन के तहत आइन हुकूमत देता है। आइन देखें सबसे बाला, इन्होंने बात कही, आइन सबसे ऊपर है। आप सब तीनों क्रिएशन है आइन की, और वो आइन की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट करेगी, चाहे वो 1 जज हो, 10 जज हो, 20 जज हो, वो सब पे बाइंडिंग होता है। और आप ये नहीं खड़े होकर कह सकते चाहे आइन के पार्लियामान के फ्लोर पे या कहीं के जी हम पे ये बाइंडिंग नहीं हो। यही तकारीर आपने पिछली दफ़ा भी सुनवाई थी, उन्होंने कहा जी हम 3 जजों के फैसले को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले। ये नहीं होता। या तो आप माने या ना, ठीक है आपकी मर्जी है आप ना माने, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब ये बुलाना कि जी हम इसको बुला लेंगे, जजों को बुला लेंगे, ये बुला लेंगे, कहाँ कौन सी पावर उसको देती है? लेकिन आइन सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है, और ये के पावर के वो के कानून क्या है। बेशक कानून बनाने वाले आप हैं, लेकिन आइन के आपने बड़ी अच्छी बात की है। आप आइन की बात भी करें ना जी, तो मैं जरा आइन का आर्टिकल 68 पढ़ देता हूं। मैं आ रहा था उस पर। 68 जो है, आप देखिए रोज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। मसूर एहसन का केस है। मसूर एहसन एक 98 में रिपोर्टेड जस्टिस अजमल में मरहूम की जजमेंट है। उसके अंदर उर्दू में जो तकारीर उस जमाने में उस वक्त के चीफ जस्टिस के बारे की, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब वगैरह की, वो रिप्रोड्यूस्ड है उर्दू में। और आप वो जजमेंट मैं आपको भेजूंगा, आप पढ़ लें। एग्जैक्टली वही बातें। अच्छा, मैं 68 से पहले 66 जो है वो भी उसमें डिस्कस्ड है। अच्छा, इस मसूर एहसन के केस में कि इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। ठीक है, इनके पास नहीं है कि जो ये बात करना चाहें, ये उसमें जजमेंट में, और वो 8-9 जजेस। चले मैं जरा नाजरीन को बताता हूं कि आर्टिकल 66 कहता है कि दस्तूर और मजलिस शूरा के यानी पार्लियामेंट के कवायद ज़ाब्ता कार के ताबे हैं, और पार्लियामेंट में तकरीर की आज़ादी होगी। कोई रुकन मजलिस शूरा पार्लियामेंट में की हुई अपनी किसी तकरीर या दिए हुए किसी वोट की निस्बत किसी अदालत में किसी कानूनी कार्रवाई का मस्तूजब नहीं होगा, और कोई शख्स पार्लियामेंट की तरफ से या उसके इख्तियार के तहत किसी रिपोर्ट, मजमून, वोट या कार्रवाई की इशाअत की निस्बत बाएं तूर मस्तूजब नहीं होगा। तो ये जजमेंट में इंटरप्रेटेड है, दैट्स नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। दूसरी बात, 68 के ऊपर भी जजमेंट उसी में है, और भी जजमेंट्स है। मैं 68 भी पढ़ दूं? पढ़ दें जो 68 कहती है जी 68, मजलिस शूरा में अदालत उज़्मा या किसी अदालत आलिया के किसी जज के अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रवैये के बारे में कोई बहस नहीं होगा। रोज हो रही है, आप देखिए रोज उन पर उनके जिस तरह से बात की जा रही है, वे अटमोस्ट रिस्पेक्ट। ये दोनों आईनी इदारे हैं, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। कोर्ट जवाब दे सकती है। तो ये अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ूं तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने भी जो रिकॉर्ड मंगवाया है पार्लियामेंट का वो गलत है, और पार्लियामेंट जो कह रही है कि हम तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाएंगे वो भी गलत है। पार्लियामेंट के पास पावर्स है, कोर्ट के पास पावर्स। देखिए दूसरी बात, कोर्ट के पास है आर्टिकल 19A में, और जिससे पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड होता है सर, that is not a privileged record, it is a public record। आर्टिकल 19A है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू इंफॉर्मेशन। कोर्ट किसी भी रिकॉर्ड को बुला सकती है, अपनी समन कर सकती है, और ये कोर्ट की पावर्स हैं।
बिल्कुल अपनी ठीक। पावर्स दिखा दें, पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट का कोई रिकॉर्ड मंगा सकती है। आप देखें, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आप मांग ले रिकॉर्ड। अच्छा, हसन रजा पाए साहब, आप क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, मैं जरा थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई उसके अहम नुकात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की जो इस्तदा की गई थी उसको नहीं, 7 जजेस भी का 7 सीनियर जजेस मुस्तरद कर दिया गया और चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल को प्रोसीजर एक्ट की कानून साजी से मुतल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और कानून वाजे हैं, अदलिया को इस कानून पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और इस बेंच में शामिल एक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 6 से ज़ायद रेफरेंसेस दायर हैं, इन्हें बेंच से अलहदा किया जाए, ये हसन रजा पाशा साहब ने मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ने कहा किसी भी जज के खिलाफ जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज़ चाहती हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज का जारी किया गया हुक्म सब पर लाजम है। पाशा साहब, चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट के जज का जारी किया गया हुक्म हर किसी पे लाजम है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है। आर्टिकल 189 और 190 बड़े क्लियर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म तमाम इदारे और तमाम अफराद पे लाजम है कि वो उसकी पाबंदी करें और उसको माने। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, बात यह है मीर साहब के इस केस के स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे कोई इनकार नहीं है। और आप देख लें कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आपस में आमने सामने है। जब हमने रिक्वेस्ट की तो मैंने अपने एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ बात की कि हमने एक रखा हुआ था, कोयटा में कन्वेंशन था 29 अप्रैल को, वहाँ पे कुछ रेजोल्यूशंस हुए और उन रेजोल्यूशंस की बुनियाद पे बीइंग रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मैंने जाके ये बात की कि जनाब बेहतर ये है कि 7 मेंबर्स बेंच आप बनाएं और वो मोस्ट सीनियर 7 जजेस हों। उसकी रीज़न इसलिए थी, ये रीज़न थी कि अगर कोई फरीक जिसके ख़िलाफ़ होता है और वो रिव्यू में जाना चाहता है तो फिर 8 जजेस के पास वो रिव्यू में चला जाएगा, तो शायद कोई सूरत हाल कुछ उसको एक राइट टू ऑडियंस मिल सके। और दूसरी बात जो मैंने की, नो डाउट के जो हवाला मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब वाले केस का दिया कि जी के अगर रेफरेंस आ जाए तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जज जो है वो उन जज साहब को बेंच से अलहदा कर दिया जाए। एक जेस्चर होता है, एक रवायात होती हैं हर चीज़ की। हमने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया, इससे पहले नहीं हुआ। यही चीज़ बाकी जो 5 बार कौंसल्स हैं सूबाई, उनकी भी यही है कि उन्होंने भी किसी जज साहब के पास नहीं किया। तो दिस इज़ स्पेशल सर्कमस्टेंस। मेरा तो ख्याल था कि अखलाकी तौर पे वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब खुद ही रिक्यूज़ कर देते, जो कि बनता था। इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने इकबाल हमीद। एक और चीज़ जो ये फरमाया गया मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, अभी माजी करीब में एक फ़ैसला आया था 3 रुकनी बेंच का जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इमरान खान के ख़िलाफ़ केस सुनने से मना कर दिया गया था। वो भी तो एक मौजूद है हकीकत। क्या आप किस वजह से ये बात आज आपने आज कोर्ट में क्यों नहीं की? कोर्ट में नहीं की, लेकिन ये कि हकीकत तो है ना। ये तो अब जब उन्होंने मौका फराहम किया हमें, तो हम बात करेंगे कि क्या 3 रुकनी जज ने, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे, जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने क्या रोका नहीं था जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब को कि जी इमरान खान का कोई केस इनके सामने ना लगे? क्यों पिक एंड चूज़ की जा रही है? और अगर हमने ये 7 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा की है तो उसमें भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो रेजोल्यूशन था उसमें मेरी स्पीच थी वहाँ पे कोयटा में, जिसमें मैंने ये कहा था कि रेगुलर बेंचेस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हर हफ्ते कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वही करते हैं। अगर दौरान वीक कोई ऐसा केस आ जाता है अर्जेंट नोयत का और वो समझते हैं कि उसकी समाअत फौरी तौर पे होनी है, तो बजाय इसके कि स्पेसिफिक केस के लिए स्पेसिफिक बेंच बनाएं, ऑलरेडी उन्हीं के बनाए हुए रेगुलर बेंचेस हैं, उनमें किसी के पास फिक्स कर दे। तो ये मुतालबा हमने उसमें किया कि स्पेसिफिक केसेस के लिए स्पेसिफिक बेंचेस ना बनाए जाएं, क्योंकि जब आप इस तरह करते हैं और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल मैटर्स में,
तो फिर उंगलियां उठती हैं सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन वो कोई और आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं होती ना? आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, कुछ सर कदरें हैं, कुछ रवायात हैं, उनको रखना पड़ता है, उनका भरम रखना पड़ता है। आज अगर रवायतन आप ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे तो आइन का भरम नहीं रखा जा रहा, तो कदरों और रवायात का भरम कौन बहरहाल जो रखेगा? आप एक ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो एक रवायत और भी थी कि हर जुडिशियल ईयर के स्टार्ट पे फुल कोर्ट मीटिंग हुआ करती थी और पूरे साल के लिए गोल मुतय्यन किए जाते थे। तो नहीं हो रहा 2.5 साल से, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अब इसमें खुर्रम साहब, आज असद उमर साहब जो एक सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी गुफ्तगू किया, वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। ये सारी बहस ये करते रहे कि एक दिन में सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो इमरान खान ने इनको मौका दे दिया, एक दिन में इलेक्शन करा लें। ये जून और जुलाई और ये अगस्त की क्या बातें हो रही हैं? मुज़ाकराती इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब को उनको एक पर्चा दें कि ये देखें जी हम मान गए, आए अदालत के अंदर जाके जमा कराते हैं, कल हम असेंबलियां तहलील करते हैं और इलेक्शन का ऐलान करते हैं। कल का मतलब है कि आप अगस्त या सितंबर में भी कर सकते हैं, अक्टूबर में भी कर सकते हैं, कोई उन्होंने डेट नहीं वादे की। जी, तो सोच तो यही है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे 12 अगस्त तक, और उसके बाद आज खुद तहलील हो जाए जिस तरह आइन कहता है, और फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई से पहले इलेक्शन कराएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है इस फैसले तक पहुंचने के लिए, एक तो राय है ऑफ कोर्स कि जी जैसा भी कोर्ट है उसकी बात मान ली जाए, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जिन्होंने ये कहा कि दीज आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स, इंसाफ की कबा पहने ये सियासतदान हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे वन मैन शो की बात की और सवाबदीदी इख्तियारात की बात की। अब हकीकत यह है कि 43 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने थे, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनने के 43 साल के अंदर जो आर्टिकल 184(3) का जो इस्तेमाल है, जो अभी इस हालिया केस में भी, जिसके ऊपर ये 4-3 और 3-2 की कंट्रोवर्सी है, उसने सिर्फ कोर्ट के जो आमराना रुझानात हैं उनको जन्म दिया है कि जहां कोर्ट जो है वो बगैर इस बात को देखे कि भी क्या ये केस बनता है या नहीं बनता, इसमें कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं, कोर्ट इस आज खुद जो इनके पास नोटिस लेने की ताकत है उसके जरिए ऐसे इश्यूज उठाकर लाते हैं जो अभी किसी कोर्ट के सामने गए नहीं हैं। और आपने देखा कि असल में डिस्कशन तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब के केस पर हो रही थी, जिसके अंदर से बीच में से ये केस निकल आया कि ये अचानक जो है वो 184(3). तो यहाँ मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर आपने, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का आइन ट्राइकोटमी ऑफ पावर कहता है कि इख्तियारात की तकसीम है, लेकिन इख्तियारात की तकसीम के अंदर भी जो मुकन्नना की कानून बनाने की जो उसके पास खुद मुख्तारी है उसको बहरहाल कोर्ट को तस्लीम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कोर्ट के अपने मामलात के अंदर भी, क्योंकि मुकन्ना ने इसका तयन करना है कि कोर्ट ने भी अगर 43 साल में अपनी इस्लाह खुद नहीं की और तमाम जो चीफ जस्टिस थे एक के बाद दूसरे उन्होंने खुद ही उस आमिराना ताकत को अपने हाथ में रखा 184(3) को, तो फिर पार्लियामेंट जब स्टेप इन करती है तो ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि कोर्ट के पास कानून की तशरीह का इख्तियार है, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामान कानून साजी कर दे तो वो कोर्ट की तशरीह से बालादस्त हो जाता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं लग रहा आपको आबिद ज़ुबैरी साहब के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के और PTI के, अब आज की कौमी असम्बली की तकरीरें जो हैं उनके बाद ये मुज़ाकरात बेमैनी हैं? रिजल्ट तो आपके सामने है कि उन्होंने, PTI कह रही है जी कि आप फौरी तौर पे 14 मई से पहले असम्बली तोड़ने का ऐलान करें, ये कहते हैं हम अक्टूबर में करेंगे, ऊपर से तकरीरें भी कर दी हैं कि हम तो रजिस्ट्रार के गिरफ्तारी के वारंट जारी करेंगे, तो फिर मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए ना। सर, मैं सियासतदान नहीं हूँ तो बेहतर ये इनसे पूछें कि ये क्योंकि उसका हिस्सा होंगे नेगोशिएशंस का, लेकिन 2-3 बातें जो खुर्रम भाई ने की मैं उस पर कुछ अगर आपकी इजाज़त हो। पहली बात ये कि आप कानून बेशक मुकन्नना बनाती है, लेकिन वो कानून का कहती है क्या है, वो कोर्ट का काम होता है, दायरा इख्तियार। यही हमारा ट्राइकोटमी ऑफ पावर ये बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द लॉ इज़ कोर्ट की जो डोमेन होता है, जो वो कहते हैं कानून है उसके हिसाब से होता है। जो कानून, ये नहीं हो सकता कि कोर्ट एक बात कानून बात कहे तो आप कहें कानून बेशक आप बनाएंगे, लेकिन कानून है क्या, उसका फैक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है, वो अदालत का दायरा इख्तियार है। ये हमारा आइन ही उनको ये इख्तियार देता है। आप उसको माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन
इख्तियार जो देता है वो आईन पाकिस्तान अदालत को देता है। यह है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, जिसके तहत दे आर बाउंड बाय व्हाट मैं और आप सब बाउंड हैं व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द लॉ टू बी। हम उससे बालातर नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुकन्ना ना हूं तो मैं उससे बालातर हूं। आप आईन है पाकिस्तान, आप सब आईन के नीचे काम कर रहे हैं, आईन इज सुप्रीम, तो उसके नीचे आप ये नहीं कह सकते। तो अब पाकिस्तान की एक सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें 5 जजेस की निशस्तें अभी तक खाली हैं। नहीं और सर, नहीं सर, 2 की खाली है। दो की जी, 2 की खाली जी। है। तो क्या इनको वक्त पे पुर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तरीका कार है, वो दिया हुआ है। जुडिशल कमीशन है, पूरा बना हुआ जुडिशल कमीशन है, फिर ये पार्लियामेंट के पास चला जाता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक तरीका कार है। 2 निश्चितें खाली हैं। 2022 में 5 खाली थी और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 3 को तैनात कर दिया, 2 की खाली हैं। 2 की खाली हैं, जी हाँ। इस वक्त 15 जजेस काम कर रहे हैं, जी। तो 17 का है, 17 का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 97 में ये इनकी नून लीग की हुकूमत थी, उस ज़माने में ही ये कानून पास हुआ था जिसके अंदर 17 फिक्स हुई थी। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद काजी फायद ईसा साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है, उस ख़त पे बात करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है जी कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो बराह रास्त जंग है, अब ये मुहाजरा ही नहीं है, कशीदगी भी नहीं है, जंग शुरू हो चुकी है। इसका अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को एक ख़त लिखा है और उस कमीशन में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 2 खाली असामियाँ पुर करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। काजी फायद ईसा की पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तरक्की देने की तजवीज़ दी गई है और कवायद के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब करने के मिजाज हैं। वो कह रहे हैं उनका इजलास बुलाएं और ये फोरम जजेस की तैनाती के लिए है, ताहम फोरम का सेशन मुसलसल इल्तवा का शिकार है। पाशा साहब ये बताएं कि ये इस वक्त ये मामला काजी साहब जो हैं वो एक ख़त के ज़रिए ले आए, क्या ये इम्पोर्टेंट है? मेरा ख्याल है कि आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है कि जजेस की तादाद पूरी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए। और 2 मैं समझता हूँ कि 2 हाई कोर्ट्स, आप देखें कि KP में 4.5 साल से किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया। कराची पे ज़्यादा नज़र इल्तफ़ात रही है, कराची से ज़्यादा आए हैं, लेकिन उनके जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। और उनको तो शायद आपको याद होगा कि एक दफ़ा उनकी जूनियर जजेस को ला के और बाद में उनको एडिशनल जज बनाने के लिए भी कहा गया, जो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया। और वो अभी तक नोटिफिकेशन हो गया था और वो अभी तक नोटिफिकेशन विड्रॉ भी कोई नहीं हुआ मेरी इत्तला के मुताबिक। दैट इज़ देयर। इसकी वजह यह है कि वो जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के वकार सेठ साहब, उनकी पिटीशन अभी तक पेंडिंग है उन सीनियरिटी की बुनियाद पे, और वो काफ़ी सारी नज़रें उस पर लगी हुई हैं कि कम से कम एक चीज़ क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि क्या हमने रूल्स, क्या रेगुलेशंस बनाने हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन के लिए। तो वो उनकी बड़ी सीरियस नेचर की पिटीशन है। अब वो तो फौत हो गया, लेकिन पिटीशन तो जिंदा है। साहब का खत है, उसमें वो कहते हैं जी कि बड़ी एक बिटवीन द लाइंस बैन सतूर एक तनकीद है चीफ जस्टिस पे। और एक बात बताऊं, पहले कभी भी जजेस ख़तो किताबत नहीं किया करते थे। उसकी वजह ये थी कि मीटिंग्स हो जाती थी रेगुलर इंटरवल्स के साथ, बल्कि इवन टी ब्रेक्स में बैठा करते थे और आपस में बात कर लिया करते थे। फिर ये होता था कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जुडिशल साल के स्टार्ट पे फुल कोर्ट मीटिंग हुआ करती थी, उसमें एक दूसरे के साथ बातें कर, लेकिन चूँकि आपस में शायद इतनी तनाव की कैफियत है, इकट्ठे बैठते नहीं हैं, तो फिर ये ख़तो किताबत का और ये तनाव पैदा हुआ है वो जो रेफरेंस था काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ। मेरा ख्याल है वन ऑफ द कॉज रीज़न वो भी हो सकती है। अच्छा, अब खुर्रम साहब, चीफ जस्टिस साहब ने आज की समाअत में कहा कि मैंने आपको बताया भी कि जो सियासी जमातें हैं वो चाहती हैं कि जुडिशरी उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करे। तो ये एक उनका एक रिमार्क है, लेकिन हमने ये देखा है कि सियासी जमातें जो हैं वो डील करने की कोशिश करती हैं जुडिशरी के साथ। अब जैसा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि 2 जूनियर जजेस जो हैं उनको कहीं से सिफारिश की गई तो उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया। इसका मतलब है कि जुडिशरी और वो जहाँ से सिफारिश की गई थी वहाँ पे कोलैबोरेशन थी।
तो ये आप सियासतदान असम्बली में बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, आज भी बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई, आप क्यों डील करते हैं कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कभी जुडिशरी के साथ? देखिए, उसका असल जवाब तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब गालिबन उसके ऊपर माजरत भी कर चुके हैं अपने वोट के ऊपर। लेकिन हकीकत यही है कि सियासतदान की हमेशा कोशिश होती है कि अगर पुरअमन तरीके से सिस्टम को आगे चलाया जा सकता है तो आगे चलाया जाए, लेकिन वो नहीं चला। क्योंकि ये जो पूरी एपिसोड हुई है, जिसका जिक्र किया कि जी चाय के ऊपर गुफ्तगू हो जाती थी, अब जस्टिस अतर मिल्ला ने बाकायदा तौर पे अपनी डिसेंट में नोट किया है कि अदालत के एंटी रूम में ये गुफ्तगू हुई चाय के ऊपर, और ये फैसला हुआ कि 4-3 से इसको मुस्तरद किया जा रहा है। अब ये इन राइटिंग है ना, ये तो नहीं कोई बहस की बात नहीं, उन्होंने इन राइटिंग, अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने। अब अगर बाद में आके वो फैसला 3-2 हो जाए तो फिर हम कहाँ जाए, हम किससे रुजू करें? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बहुत सीरियस मसला अभी सब खड़ा हो गया, जिसकी वजह से पार्लियामान को भी अब ज़्यादा स्टैंस लेना पड़ रहा है कि ये जो हमारे हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, इनकी निगरानी कौन करेगा? हु विल गार्ड द गार्डियंस? कि अगर अदालतें जो हैं वो एक मुस्तकिल कभी 63A के ऊपर अपने गलत फैसले दे रही हैं, और मैं खुलकर कहूँगा कि बिल्कुल गलत फैसला था जो उन्होंने ट्विस्ट किया और उसके नतीजे में वोट देने से रोक दिया गया, पूरी पंजाब असेंबली तलपट हो गई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ये एक आपका हो सकता है हाँ, तो देखिए आपका एक टेक्निकली एक सही व्यू होगा, लेकिन एक आम आदमी की नज़र से देखें कि सियासी वफादारी तब्दील करने वाले लोटे मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली को वोट देने से रोका है। आप ये भी तो देखें ना, एक सियासी पहलू देखिए ना, बात ये देखिए, आप ये जरूर कहें कि ये इस शख्स ने अपनी सियासी वफादारी तब्दील की है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, वोट से नहीं रोका जा सकता। देखिए, जिस तरह आपने पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं जब वो वोट डालने जाते हैं उनके ऊपर कोई शर्त नहीं है कि जी आप ये शर्तें पूरी करेंगे, शर्त एक ही है कि क्या आप उस वोटर्स रोल्स के मेंबर हैं या नहीं है। तो लिहाजा वो जो वोट देने का हक है जब कोर्ट छीनेगा, और हकूक देने की, देखिए कोर्ट्स का काम क्या है और पार्लियामेंट का भी काम है कि पाकिस्तान के शहरियों के हकूक में वसअत लेकर आए, उनको तंग ना करे। तो जब कोर्ट जो है मुस्तकिल ऐसे फैसले करेगा जिस पर एतराज़ात होंगे, जिस पर कोर्ट के अंदर से सख्त तरीन तनकीद होगी हर लिहाज से, तो फिर हमारी तरफ से ऐसे इशूज़ जिनके बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनके सियासी मुस्तकबिल जिसका ताल्लुक है, तो फिर हमारी कोर्ट से यही इस्तदा हमने की है बार बार। बस ये एक सवाल है, और मेरे अपने दोनों सीनियर कॉलीग कि फुल कोर्ट बनाने में क्या चीज़ माने है, और अगर अब मैं इजाज़त दें, अगर मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूं, क्या चीज़ माने है जो जस्टिस अतर मिल्ला ने क्या है कि इंसाफ की कवाम सियासतदान। अच्छा, अब आबा ज़ुबैरी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए। आज बिल्कुल दुरुस्त फरमाया चीफ जस्टिस साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोई भी फैसला लिखे उसको तस्लीम करना सब पे लाजिम है, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि ये सारा तनाज़ा जो है ये शुरू कहाँ से होता है। ये तनाज़ा शुरू ही यहाँ से होता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज काजी फ़ाइज़ ईसा ने 2019 में फैज़ाबाद धरना केस में एक फ़ैसला लिखा, और उसमें उन्होंने सियासत में फ़ौज की मुदाखलत की क्रिटिसिज्म किया, जनरल फैज़ हमीद का नाम लिखा, और वो फैसला ही उनके गले का फंदा बनाने की कोशिश की गई, और इसी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस ने उस फैसले पे अमल दरामद आज तक नहीं किया। तो ये जो इनकी मर्जी का फैसला होता है, कहते हैं इसको मानो, जो इनकी मर्जी का नहीं है या किसी और की मर्जी का नहीं है उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं, बल्कि फैसला लिखने वाले जज को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये मुनाफकत नहीं है? सर, मैं थोड़ा आपसे इख्तिलाफ करूंगा, इसमें ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो फैसला उन्होंने दिया धरना केस में, वो रिपोर्टेड मैटर है, और अगर वो फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, क्या उसका तरीक़ाकार है उसको इम्प्लीमेंट करने का, वो लिया जाए। लेकिन देखिए ना, अब ये कहना कि जी बाकी फैसला अपनी मर्ज़ी से करते हैं, नहीं। देखिए, कोर्ट का काम होता है तशरीह करना। आप बेशक मैं और आप उससे डिसएग्री करें, मुझे पसंद नहीं है आपका फैसला, बट आई एम बाउंड बाय इट दैट डिसीजन, चाहे वो 3 मेंबर का बेंच का हो या 8 मेंबर का। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट सर। तो ये कहना कि जी उनके फैसले में नहीं किया और मुनाफकत है, ये जी बात ये है कि अब एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है जी, सो मोटो ले लें, उन्होंने ले लिया, बिल्कुल सही किया। कभी बंदयाल साहब को या एजाजुल एहसन साहब को या मुनीब अख्तर साहब को फैज़ाबाद धरना केस वाला फैसला याद क्यों नहीं आया कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? जिस फौजी अफसर का नाम उसमें लिखा गया वो मेजर जनरल था, उसको प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया, उसको DGISI बनाया गया,
ये खामोश रहे बिल्कुल। लेकिन वो जज साहब तो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बेंच तो मौजूद है। सिर्फ उसमें जस्टिस मुशीर आलम रिटायर हो गए, लेकिन उससे पहले तो थे 2021 तक वो। तो आप ले सकते थे, आपने क्यों नहीं उस पर किया? कोर्ट खुद तो ले सकता है ना, मतलब उन्होंने एक फैसला दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो आप कराएं ना उसकी। जी बड़े अदब से, लेकिन अगर एक मैं ये बात करूंगा, कैंसिल किए जाए तो मीर बड़ी साहब, बात थी। मीर साहब, बात ये है, यही तो है इस एक्ट में। देखिए काजी फाइज़ साहब किस तरह उस केस को फिक्स कर सकते हैं अपने पास। काजी फाइज़ साहब सुओ मोटो नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्रोगेटिव सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का है। किस तरह वो इम्प्लीमेंटेशन कराएं। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्या उस फैसले में कोई आइन की खिलाफ वर्जी की गई, आइन से हट के कोई बात की गई? क्या आइन में ये दर्ज है कि फ़ौज का कोई मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल इस तरह इंटरफेयर करेगा? कोई ऐसी बात नहीं है। और मुजाहिरीन में पैसे बांटेगा, और सामने मूवी बनी हुई है कि मुजाहिरीन में पैसे बांटे जा रहे हैं, सफ़ेद लिफाफे हैं, उनमें 2-2, 5-5 हज़ार रुपये मौजूद है, बाहर वो गिन रहे हैं, ये भी देखा गया है। तो इसमें अब बात सिर्फ यहाँ पे आती है कि ये जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट, इसमें पहली दफ़ा लॉ मिनिस्ट्री ने बार कौंसिल को एतमाद में लिया। हमारी 2 मीटिंग्स हुई उसमें, 5 शिकें हैं इसमें, और आप बिलीव करें कि 1-2 ऐसी भी थी जिस पे हमने रिजर्वेशन का इजहार किया कि ये नहीं है, और वो उन्होंने हमारी बात मान ली, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, थैंक्स टू हिम। अब इसमें जो 5 हैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही इख्तियारात बढ़ाए हैं, कोई कम नहीं किए। जो 184(3) की जो अपील प्रोवाइड की गई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ही पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट बार आपके साथ क्यों नहीं है? लाहौर हाई कोर्ट बार वो चूंकि उसके सदर इश्तियाक खान साहब, मैं बताता हूँ, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आपके साथ क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ, वो हैं जो इश्तियाक खान साहब जो हैं वो हैं पीटीआई के बाकायदा कारकुन हैं, जीत के सबसे पहले वो तो एतजाज हसन साहब जीत के पीपल्स पार्टी के बाकायदा ऑफिस बेरर है, लेकिन उन और सरदार लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के बाकायदा कारकुन हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी से इत्तेफाक नहीं करते। वो मेरी अर्ज तो सुने ना, मेरी अर्ज तो सुने सर। बात ये है, सदर साहब बैठे हैं ना सर, हमारे भाई हैं, मौजूद नहीं है, आप उनके बारे नहीं, में मैं बात आपकी बात कर रहा हूं ना, नहीं, मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं। हमारे भाई हैं ये, आज टीवी बैठ के मुझे भी पीटीआई का कारकुन कहते हैं। ये जीते हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 वोट से जीते चाहे 1000 वोट से जीते, ये जीते हुए हैं। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द बार। तो इश्तियाक खान इज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं अर्ज कर रहा हूं, वो हैं बाकायदा पीटीआई के वर्कर हैं, उन्होंने वो पीटीआई का झंडा डाला है, इसमें कोई इतराज की बात नहीं अगर वो वर्कर है। अब बात ये है, दूसरी बात तो वो कर रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि हमारा देखिए, अच्छा सेक्रेटरी साहबा जो है लाहौर हाई कोर्ट बार, हाँ जी, वो भी वर्कर हैं पीपल्स पार्टी की। वो पीपल्स पार्टी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो मेंबर हैं किसी पार्टी। सर मैं अर्ज करता हूँ, सेक्रेटरी साहबा ने इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले इंसाफ लायर्स फोरम के साथ उनकी कमिटमेंट हो गई, उनको उन्होंने वोट दिए, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। रबिया बाजवा जो है वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल ग्रुप से उनका ताल्लुक है, वो उस पे ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, प्रोफेशनल ग्रुप से ताल्लुक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन या उसका वर्कर होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप वोट लेके लॉयर्स के आप ओहदेदार बनते हैं बार के, तो फिर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, फिर आप इंडिपेंडेंट है और आप लायर्स की जो है वो आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। वक्फे के दौरान हम मुल्की हालात पर कुछ ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जो आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, चौधरी एतजाज हसन साहब ने आज कुछ बातें की हैं आपके यानी कि हुकूमत के बारे में, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। गलत फहमी क्या है, 3 बड़े सितंबर 2023 को रिटायर हो, प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हम अपना सदर लेके आएंगे। कोई एक चीज याद रखो, सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो, वही सदर चलेगा। कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जाएगा तो हम निपट लेंगे बाकी जजेस से, हम आपको उस वक्त भी निपटना नहीं देंगे, हम वकला।
हम आपको कभी निबड़ने नहीं देंगे। वो उनका ख्याल, आपका ख्याल है कि सितंबर में चीफ जस्टिस चले जाएगा तो हम सबको देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम तो सिर्फ अदलिया को सवाबदीद के गड़े से निकालना चाहते हैं जिसमें वो गिर चुके हैं, जिससे उनकी अदालती साख भी और कानूनी साख मुतासर हुई है। इसीलिए बार बार इस्तदा की जाती है कि फुल कोर्ट बना दें। जो भी उस अदलिया की इस वक्त सियासी कन्फिगरेशन है जिसकी ऊपर बड़ी बहस होती है, जो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका फुल कोर्ट बना के, पहले तो फुल कोर्ट 15 का या 13 का जी जिसका भी बनाना चाहे, मैं तो इस पर भी कोई बात नहीं करता। बात है इज्तमाई दानिश की और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के शफाफ इस्तेमाल की। ये दो चीजें हम चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो हम उसके फैसले को कबूल अच्छा, करेंगे। आखिर में ये बताएं आबिद ज़ुबैरी साहब, 14 अगस्त 2023 आईन पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन 14 अगस्त 1973 को हुई। जी। तो 50 साल पूरे हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इस 14 अगस्त पे जब हम यौम आज़ादी मनाएंगे तो हमारा आइन एक तमाशा होगा या हम उस पर फ़ख्र कर रहे होंगे? सर अफसोस के साथ है, जो चीज़ें हो रही हैं मुल्क में होनी नहीं चाहिए। सब कुछ देखिए, मैं खुरम साहब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं आपके इस पर भी कई दफ़ा कहा है कि इस मुल्क के लिए सब लोग साथ बैठें, मामला तय करें, इस आइन की पासदारी करें। जो ठीक है, हर किसी से कोई परफेक्ट नहीं होता सर, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन बैठ के आप लोग आपस में बात करें। इलेक्शन एक साथ चाहते हैं, करवाएं, कोर्ट में जाके कहें। तो पाया साहब ये फिर बैठे हैं ना हुकूमत और तहरीक इंसाफ, तो बैठने का कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? ये बताएंगे। होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव सोच रख के अगर बैठें, और ये हमारी डिमांड भी थी, और अगर ये बैठ के कंसेंसस डेवलप करते हैं इकट्ठे इलेक्शन कराने का, तो ये खुश आइंद बात होगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मत और अपोजिशन के मुज़ाकरात पे इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता कि से कामयाब होंगे नाकाम होंगे, लेकिन मुझे 14 अगस्त 2023 की फ़िक्र है। मेरी ये दुआ है कि 14 अगस्त 2023 को जो पाकिस्तान का आइन है ये पूरी दुनिया के सामने को तमाशा ना बना हो। अल्लाह करे कि ये आइन बच जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।